का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के कोर कॉलेज के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर जो है इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां खनन कारोबारी गुलाम साबिर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोपी बदमाशों से पुलिस फिलहाल जो है मुठभेड़ हो गई है। और आपको बता दें कि खनन कारोबारी कोर कॉलेज के पास का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ चली। पैर में गोली लगने से जो बदमाश है उसका नाम जा रहा है। पैर में पुलिस द्वारा जनपद में चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा था, जिसके चलते जो आरोपी है, जिन अगर बात की जाए तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग वो शुरू कर दी। तो इसी के साथ मुठभेड़ में आपको बता दें कि जो बदमाश है उनके पैर में गोली लगी है और एक बदमाश नितेश जो कि लक्सर का रहने वाला है वो घायल हो गया है। और मुठभेड़ हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर कोर कॉलेज के पास जंगल में हुई है। और इसी को लेकर एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह झोबाल समेत आला अफसर मौके पर जो है वो पहुंच गए थे। चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां दीपावली के त्योहार को लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य विभाग का छापेमारी एवं चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में जिला प्रशासन के निर्देश के तहत खाद्य विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल से अधिक नकली मावा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बताते चले कि त्योहारों के अवसर पर नकली मावे विक्रेता सक्रिय हो गए हैं और अन्य प्रदेशों के मावे तस्कर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मावा पहुंचाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के तहत नैनीताल जिलाधिकारी ने एक टीम गठित की तो पिछले समय के क्षेत्र नकली मिठाई बनाने एवं मावा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इधर लालकुआ में बीती देर रात जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार एवं क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक कैलाश चंद्र चमता के संयुक्त नेतृत्व में मौजूद विभागीय टीम को बरेली से भारी मात्रा में नकली मावा आने की सूचना मिली, जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने लालकुआ कोतवाली मुख्य चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। तभी बरेली की तरफ से आ रही एक पिकअप गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई तो उसमें 1 क्विंटल से अधिक नकली मावा बरामद किया गया, जो कि दीपावली से पहले ये टीम की बड़ी कार्रवाई जो है की गई और बड़ी कामयाबी भी उनके हाथ लगी, क्योंकि ये 1 क्विंटल मावा अगर ना पकड़ा जाता तो मिठाइयों में जो है इसकी मिलावट की जाती और इन लोगों की जान के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ था। आपको बता दें, टीम ने उक्त मावे को अपने कब्जे में लेकर उसके सैंपल लेकर आगे की जांच के लिए भेज दिए हैं। दिवाली के त्योहार को देखते हुए जिसमें जो मावा है, मिठाई है, उसमें थोड़ा मिलावट की आशंका होती है। सफाई को देखते हुए उसी क्रम में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम आज सुबह से हमारे रामनगर, नैनीताल, हल्दी चौड़ इन सब क्षेत्रों में कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ आकर चेक कर रहे थे तो ये सप्लाई की गाड़ी जाती हुई मिली है। जब चेक किया तो इसमें मावा जा रहा है, तो बिल से भी पता चला है कि ये मावा पिथौरागढ़ जा रहा है। तो क्योंकि नीचे से ही जाता है मावा, तो इसकी क्वालिटी को देखने के लिए इसको देखा है, खुलवा के देख रहे हैं। देखने से तो प्रथम दृष्टया तो इसमें कुछ ऐसा मिलावट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसके सैंपल ले रहे हैं, लेकिन लैब भेज रहे हैं। तो जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये प्रेस लिखी हुई गाड़ी है, प्रेस के नाम से गाड़ी है, ये जा रही है। तो इसमें इसकी जो ड्राइवर है इसकी आईडी ले ली है, इसके नाम पता लिखकर इसी के नाम से सैंपल ले रहे हैं। तो ये जवाब देगा अपनी क्या स्थिति है। आज हम सुबह से हमारी टीम है नैनीताल में, हल्दी चौड़ में और रामनगर में काम कर रहे हैं। तो रामनगर में हम लोगों ने लगभग 5 सैंपल लिए हैं, वहाँ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। नैनीताल में भी हमने 5 सैंपल लिए हैं मिठाई के, मावे के, और हल्दी चौड़ क्षेत्र से भी हमने सैंपल लिए हैं, दूध के, मावे के, इस तरह के सब सैंपल लिए हैं। और यहाँ भी जो आज हमने रोक के कार्रवाई की है जो भी है। तो त्योहार को देखते हुए जैसे मिलावट की आशंका तेज होती है, तो विभाग भी तत्पर हो जाता है। हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं और ये जैसे जैसे विभाग समय पास आएगा त्योहार का, दिवाली का, वैसे वैसे हमारी कार्रवाई तेज होती रहेगी। जनता से यही अपील है, हम जो कहते हैं कि अपना भी थोड़ा विभाग तो काम कर ही रहा है, लेकिन जनता भी जागरूक रहे। एक तो जो टैक्स सामान लेते हैं उसका लेबल पढ़ने की आदत डालें कि कोई भी एक्सपायर्ड सामान या जो मिसब्रांडेड हो उस तरह को ना खरीदें। और जो मिठाई भी है उसमें जरूरी है कि मिठाई की सेल्फ लाइफ होती है, तो मिठाई अगर ले रहे हैं, घर में रख रहे हैं, तो उसका उसे कंज्यूम कर लें। अगर ज्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो खराब होने की आशंका होती है। ताजी मिठाई लाएं।
उत्तराखंड में जहां एक तरफ केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है, तो वहीं चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और उपचुनाव पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल में रिपोर्ट सौंपने को लेकर जंग छिड़ गई है, तो वहीं भाजपा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ली है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंठोला का कहना है कि कांग्रेस में उठा पटक आज की बात नहीं है, बल्कि कई पीढ़ियों से चली आ रही है और इनके नेताओं में आपस में ही एकता नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक गिरोह की पार्टी। कांग्रेस में गिरोह, हलाने का गिरोह, हलाने का गिरोह, इसका गिरोह, उसका गिरोह, वो गिरोहों में बटी हुई पार्टी। तो गिरोहों की लड़ाई चल रही है। प्रवेशक जिनको बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि इनको हवा ही नहीं है, किसी के नाम पैनल में भेज दिए गए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोगों के सामूहिक निर्णय के बाद प्रत्याशी को तय किया जाता है, प्रत्याशी को पैनल बनाया जाता है। कांग्रेस गिरोह पार्टी है, गिरोहों में चलने वाली पार्टी है, अपने अपने धड़ों की पार्टी है। तो धड़ों की लड़ाई है। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर लेग पुलिंग का खेल आप देखेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश तक साफ साफ दिख रहा है। निश्चित रूप से वो हताश है, निराश है। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे तमाम क्षेत्र के लोग हैं, जो हमने वहाँ विकास कार्य किए हैं, सभी कार्यकर्ता उनको लेकर के, उन कार्यों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी विजय होने वाली है और कांग्रेस के अंदर तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। कांग्रेस में कहावत सेट बैठी है। यमुना घाटी की नगर पालिका बडकोट के अंतर्गत लगे सीसीटीवी कैमरे पिछले 1 साल से शोपीस जैसे बने हुए हैं। आपको बता दें, चोर जो है वो बडकोट क्षेत्र में आए दिनों दुपहिया वाहन और अन्य चोरी की वारदातों को सीसीटीवी कैमरा खराब होने का खूब फायदा उठाकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की घटनाओं से व्यापारी भी काफी चिंतित है, जिसको लेकर व्यापार मंडल बडकोट ने 15 दिनों के भीतर कैमरे को सही करने की सख्त चेतावनी दी है। व्यापार मंडल अध्यक्ष बडकोट धनवीर रावत की माने तो उनका कहना है कि 1 साल से नगर पालिका बडकोट के सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, जिससे चोरों के हौसले और भी बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा सही होते हैं तो चोरों को भय भी होता है और चोरी की घटनाएं भी नगर क्षेत्र में नहीं होती है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सीसीटीवी कैमरा सही नहीं होता तो व्यापारी उग्रता के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। बडकोट नगर में नगर पालिका के द्वारा जो है 1 साल पूर्व में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो आज की डेट में जो है सारे बंद पड़े हुए हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने जो है उप जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया और उनके संज्ञान में डाला है जल्दी से जल्दी जो सीसीटीवी कैमरा है नगर में वो सारे जो है ठीक हों और जिससे जो है आए दिन जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही है नगर में वो रुक जाए। तो हमने जो है आग्रह किया है और हमने आग्रह ये किया है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर ठीक होने चाहिए, नहीं तो फिर इसके लिए हमें जो है बाध्य होकर जो है संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इसमें चूंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है, काफ़ी सारा शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा है, जिसमें बाहर से काफ़ी लोग आके रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई, तो वहाँ पर पाया गया कि जो है बिल i20 ऐप करके बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको ID क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा करते थे। कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मौके से इनसे 1 लाख करीब नगद जो है मिला है, जो विभिन्न इनके कमीशन के माध्यम से इनको मिलता था। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पता चला है कि इस तरह से ये आगे के चैनल से जुड़े हुए हैं, इस तरह के ऐप के माध्यम से, और अपने अपने कस्टमर बनाते हैं और उनका एक निर्धारित शेयर होता है जिनको कटने के बाद बैंक अकाउंट में मिल जाता है। जो जानकारी उनसे मिली उसके आधार पर आगे भी काम कर रहे हैं। इनसे भी 6 लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन बरामद किया। देहरादून में लग्जरी कार चोरी करने के इरादे से आए 2 अभियुक्तों में से एक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरा अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि खुफिया इनपुट के आधार पर SSP देहरादून ने प्रत्येक थाना क्षेत्र में जांच के लिए निर्देश दिए थे। इसी क्रम में बीती रात प्रेमनगर के T स्टेट में चेकिंग के दौरान एक कार को रोकने पर कार चालक
द्वारा एसओजी की गाड़ी में टक्कर मारी गई, जिसके बाद आरोपी जंगल की ओर भाग गया। इस दौरान जंगल में अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ में अभियुक्त अनुभव त्रिपाठी के पैर पर गोली लगने से वह घायल हो गया। इसके बाद उसे प्राथमिक चिकित्सा देखकर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरा अभियुक्त अभिषेक वाजपेयी मौके से फरार हो गया। अभियुक्त के संबंध में एसएसपी देहरादून ने बताया कि दोनों ही हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह दोनों लखनऊ व दिल्ली में मुकदमे उन पर दर्ज है और साथ ही त्योहारों के समय शोरूम से निकलने वाली लग्जरी वाहनों की चोरी के इरादे से दोनों ही दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे, लेकिन उनकी इस कोशिश को पुलिस द्वारा नाकाम कर दिया गया। आज शाम के समय वाहन चेकिंग के दौरान, जैसे डेली हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं, उसमें 4 संदिग्ध व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों में आते हुए दिखाई दिए थे, जिसे सांतरशाह थाना पुलिस द्वारा रोका गया और उनसे चेकिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस बीच पुलिस से छूटने के बाद ये लोग पुलिस से बचते हुए आगे निकले थे। इस बीच जो है रुड़की थाने के भी फोर्स को और सेंटर पर सभी जगह बताया गया कि कॉम्बिंग जब की गई, तो कोर कॉलेज के पास में ये एक साइड रास्ते में इनके साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका नाम नीतीश है। उसको यहाँ पर लाया भी गया है और 3 लोग इसमें और थे जो अभी फरार हैं, उनकी कॉम्बिंग अभी चल ही रही है। इसके द्वारा अभी जो पूछताछ से बताया गया है कि अभी 3 दिन पहले एक जो कारोबारी पर फायर हुआ था, जिसमें वारिस अली नाम के व्यक्ति वरिष्ठ पे जो फायर हुआ था, और गुलाम साबिर पर हालांकि वो प्रयास किया गया था फायर करने का, लेकिन उसमें एक राहगीर जिसका नाम वारिस था उसको फायर लगा था और उसके बाद से पुलिस लगातार इनका पीछा भी कर रही थी और पूछताछ में कुछ और नाम भी सामने आए थे। उसी क्रम में आज ये लड़के इन पर लगातार पुलिस नजर भी रखी हुई थी और इन पर कोशिश भी कर रही थी इन्हें पकड़ने की, लेकिन आज पुलिस के द्वारा एक सफलता मिली है। अपने घर से भी पकड़ा गया है, बाकी 3 लोग जो है फरार चल रहे हैं, उनके भी पुलिस इसका नाम नीतीश है और ये लखतर का रहने वाला है, गंगनहल्ली का, और इसके साथ जो अन्य साथी थे वो भी लखतर अन्य क्षेत्र के हैं, एक हैदराबाद का है। पुलिस अभी इनको भी कोशिश कर रही है, जल्दी इसका खुलासा करेगा। ये जो व्यक्ति है ये 2022 में डकैती में बुलंदशहर से जेल गया है और पुलिस मुठभेड़ के बाद ही गया था। उसके बाद ये वहां से छूट गया। बीती 20 अक्टूबर की शाम नगला इमरती के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा खनन कारोबारी गुलाम साबिर एवं एक अन्य व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई थी। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया था। प्राप्त शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। रात देर शाम की अगर बात की जाए तो थाना बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत बाइक सवार युवकों को रोकने का इशारा करने पर अज्ञात युवकों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई और पुलिस ने टीम पर मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। आज सांतरशाह के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बाइकों में 4 जो सवार थे उनको पुलिस के द्वारा जब रोकने की कोशिश की गई थी, उनके द्वारा पुलिस पर बचने के प्रयास में फायर किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसको भी हॉस्पिटल लाए हैं। इसका नाम नीतीश है और पूछताछ में इसके द्वारा जब हमें जानकारी मिली है, 3 दिन पूर्व में एक कारोबारी पर फायर करने के दौरान एक राहगीर पर जो फायर हुआ था और वारिस नाम के व्यक्ति पर फायर हुआ था। पुलिस उसी क्रम में कुछ लोगों पर, संदिग्धों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें ये शामिल था, इसमें इसको पकड़ा गया है और हालांकि हॉस्पिटल में भी इसको लाया गया है, स्वस्थ है। 3 अन्य लोग जो ऑनलाइन सट्टा गिरोह का दून पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दून पुलिस ने देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विनाइट 20 ऐप के माध्यम से सट्टा लगवाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस को मौके पर ही आपको बता दें कि स्टोरियों के कब्जे से 6 लैपटॉप, अलग अलग कंपनियों के 8 मोबाइल फोन, 1,01,000 रुपए नकदी व अन्य सामग्री बरामद हुई है। घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुखबिर द्वारा अवैध सट्टे का कारोबार होने के संबंध में सूचना दी गई। सूचना पर चंद्रबनी चौक से बुद्धा मोहल्ला तिराहा से बाईं तरफ जाने वाली सड़क पर एक 2 मंजिला घर में पुलिस टीम द्वारा दबी देकर वहां पॉपअप के माध्यम से विनाइट 20 ऐप से ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है, काफ़ी सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा है, जिसमें बाहर से काफ़ी लोग आकर रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई, तो वहाँ पर पाया गया कि जो है बिल i20 ऐप करके बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको ID क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता है। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मौके से इसे 1 लाख करीब नगद जो है मिला है, जो विभिन्न इनके कमीशन के माध्यम से इनको मिलता था। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पता चला है कि इस तरह से ये आगे के चैनल से जुड़े हुए हैं इस तरह के ऐप्स के माध्यम से और अपने अपने कस्टमर बनाते हैं और उनका एक निर्धारित शेयर होता है जिनको कटने के बाद बैंक अकाउंट में मिल जाता है। जो जानकारी इनसे मिली उसके आधार पर आगे भी काम कर रहे हैं। इससे अभी 6 लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन बरामद किया है, जिस पर ये सट्टे का ऑनलाइन के बाद लौट चुके हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उन पर कर्मियों के मामले में उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा योजित SLP खारिज होने के उपरांत अधिकारियों के द्वारा सरकार को रिव्यू पिटीशन दायर करने की सलाह दी गई है, जो कि सरकार के लिए आत्मघाती कदम सिद्ध होगा। सरकार को सोचना चाहिए कि रिव्यू पिटीशन में बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, इसलिए सरकारी वकीलों पर पैसा लुटाने जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। नेगी ने कहा कि सरकार को तुरंत उपजल कर्मियों को नियमितीकरण का लाभ अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए अथवा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे इन कर्मियों को इनका हक मिल सके। दरअसल उपनल कर्मियों के मामले में सरकार द्वारा जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी वो अक्टूबर 15 तारीख को खारिज हो चुकी है और ऑलरेडी हाई कोर्ट ने नवंबर 2018 को इनके नियमितीकरण के मामले में इनको अन्य लाभ देने के लिए आदेश जारी किए थे सरकार को। सरकार इस मामले को लेकर के SLP में गई थी। अब सरकार इनको न्याय देने के बजाय इन उपनल कर्मी जो हमारे प्रदेश के युवा हैं, जो कई 15-15, 10-10, 12-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये तो इनको ऐसे समझ रहे हैं कि कहीं विदेश से आए लोग, इनको न्याय देने में सरकार को क्या दिक्कत है। सरकार ने अब तक करोड़ों रुपये कुछ SLP में खर्च कर दिए, तमाम जो प्राइवेट वकील है उन पर पैसा लुटाया जा रहा है। हमारा कहना है कि इस तरह की जो राय सरकार को दी जा रही है, अभी इस मामले में जो ये खारिज हुई है SLP, उसमें सरकार अब रिव्यू पिटीशन दायर करने को जा रही है। हमारा कहना है ऐसा आत्मघाती कदम उठाने के लिए जो अधिकारी है सरकार को क्यों मजबूर कर रहे हैं। सरकार को गुमराह करके अधिकारी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। अरे जब अपने इन अधिकारियों के लिए अपने हक की कोई बात आती है, इनके तमाम जो है इनके लाभ मिल रहे होते, तब तो वकील 1 मिनट में अपना काम करा लेते हैं। लेकिन जब गरीब कर्मचारी हैं जो बेचारे अपना पता नहीं कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उसमें अड़ंगे पे अड़ंगा लगाने के काम कर रहे हैं। और मैं इस बात को जनसंघर्ष मोर्चा निश्चित तौर पे कह रहा है कि सरकार इसमें भी मुंह की खाएगी। वो इसलिए कि पहले भी इस सिंचाई कर्मचारियों के मामले में सरकार लार्जर बैंक तक गई थी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे इनको निराशा लगी थी, उसमें भी करोड़ों रुपए पानी की तरफ आ गया था। अब फिर वही काम सरकार करी। हमारा कहना यह है कि सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, जो खारिज हुई है, उसका सम्मान करते हुए वर्ष 2018 में जो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने निर्णय लिया था कर्मचारियों पक्ष में, उसका सम्मान करना चाहिए, जिससे कर्मचारी को उनका हक मिल सके, उनका जीवन। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है, जिसके बेहतरीन आयोजन के लेकर अगर बात की जाए तो 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य की बैठक भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी.टी. उषा के साथ होने वाली है। विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर रोजाना बैठकों का दौर चल रहा है और हमारी तैयारियां लगभग पूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तारीखों की पुष्टि हो जाती है तो हम सकुशल रूप से 28 जनवरी से इसकी शुरुआत करेंगे। अभी तो हमें जैसा कि आपको देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से हमें गेम्स की डेट मिल गई है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक माननीय पी.टी. उषा जी ने भी गेम्स की डेट दी है। यद्यपि इसका कंफर्मेशन हमारी 25 अक्टूबर को जो IOA की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग उसके बाद ही तय हो पाएगी।
लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं, डेली हमारी मीटिंग चल रही है और सब तैयारियों पे देखिए हमारे सारे अधिकारी सजग हैं। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पूरी है, प्रोक्योरमेंट का टेंडर शुरू हो चुका है और जो हम जल्दी ही कर लेंगे, कैंप्स हमारे लगने शुरू हो जाएंगे जैसे ही हमारे डेट फाइनली फॉर्मली अनाउंस होते हैं उसके बाद से, और हम लोग सकुशल रूप से गेम्स 28 जनवरी से शुरू। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में भाजपा विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार दिया है। कांग्रेस जिस तरीके से यूसीसी की मंशा पर सवाल उठा रही है, इससे भाजपा आक्रोशित है और यही वजह है कि यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहा है। और सवाल जो कांग्रेस उठा रही है, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस का नाम अब बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस रख देना चाहिए। विनोद चमोली ने कहा कि जनसंघ के समय से नब बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है और जब धामी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूरे किए तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। वहीं कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि भाजपा के नेता भूल गए हैं देश आजाद होने से पहले अगर किसी राजनीतिक दल का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ बैठकर किसी ने सरकार बनाई तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। तत्कालीन हिंदू महासभा होती तो 1937 में बंगाल में और पाकिस्तान में दोनों जगह हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई है। यूसीसी हमारा एजेंडा है, आज का नहीं है। कि जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है और आज हम उस मुद्दे का समाधान करें। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल रहा तो मैं तो अक्सर कह रहा हूँ कि अब ये जो आज की जो कांग्रेस है ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये कांग्रेस नहीं रही भाई, ये वो कांग्रेस नहीं रही कभी इस देश की आजादी के लिए काम किया होगा। ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसे 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है। इसको अपने आप में मुस्लिम लीग कांग्रेस बोल देना चाहिए। मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये सर्वविदित है मुस्लिम लीग का समर्थन कौन करता है, मुस्लिम लीग के रास्ते पर कौन चल रहा है, सब जानते हैं। शायद विनोद चमोली जी को इसका ज्ञान नहीं है कि आजादी से पहले 37-38 में जब सरकारें बनी थी, ब्रिटिश सरकार ने जब जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी थी, यही भारतीय जनता पार्टी थी। हिंदू महासभा इनकी होती थी। इनके लोगों ने मिलकर बंगाल में भी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और पाकिस्तान में भी, जो आज पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसमें भी इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और इनके जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल में सरकार में मंत्री हुआ करते थे। शायद विनोद चमोली जी अपना ज्ञान ठीक कर लें, अगर नहीं है तो उसमें जरा दुरुस्त कर लें, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवा में भी झांकना चाहिए और जिसके कांच के बड़े घर बने होते हैं उनको दूसरे घरों। उत्तराखंड के सीमांत चमोली में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया था। साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इस मामले को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि मुसलमान को अछूत बना दिया गया, जिसके तहत 15 मुसलमान व्यापारियों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक शांतिपूर्वक राज्य है और यदि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करेगा उसको सरकार नहीं बख्शेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट की कड़ी निंदा की है। ओवैसी जी का जो बयान ट्वीट पर आया है देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि ये धर्म असह्य और शांतिप्रिय प्रदेश है हमारा, अगर इसमें किसी प्रकार से इस तरह का व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम करने की बात इस प्रदेश के अंदर करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सरकार अपना निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम है और सरकार गलत लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं, क्या हम लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद जैसे मसलों पर भी अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो क्या ऐसे लोगों के पक्ष में आकर के खड़ी होगी? तो उन लोगों को ये स्पष्ट करना होगा कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं,
जो उपद्रवी है, जो दंगा फैलाते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो उनको उनके धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं, क्या वो ऐसे लोगों के साथ में खड़े? तो मुझे लगता है इस तरह का जो बयान ओवैसी जी ने दिया बहुत ही निंदनीय है और उनके खिलाफ मुझे लगता है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो ओबीसी को मैं कतई सीरियसली मानता हूँ, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह पूरे भारत में बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें भय पैदा होता है और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है। चलिए, खबर उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।